Hello, dear student. Good morning, and you are most welcome in my channel, an academic point situated in the street joining Dam Road to Gurna Road. Good morning. I am well and hope you all are doing well. हाँ, तो हम बता रहे थे कि पिछले क्लास में हम दो न्यूमेरिकल बताए थे। अभी भी कुछ न्यूमेरिकल जो बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। ये प्रश्न है कि दो समान चार्ज पार्टिकल जिसमें प्रत्येक का मास 5 ग्राम तथा प्रत्येक का चार्ज 10⁻⁻7 कूलम है, एक क्षैतिज टेबल पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विरामावस्था में स्थित है, तो टेबल सरफेस और पार्टिकल के बीच का गतिज घर्षण गुणांक ज्ञात करें। यही प्रश्न है। इस प्रश्न को कैसे हम सॉल्व करेंगे? हाँ, तो कहिएगा कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और इसमें घर्षण कहाँ से आएगा? घर्षण आएगा, क्यों आएगा कि ये मान लीजिए कि टेबल सरफेस है, इस टेबल सरफेस पर दो पार्टिकल यहाँ पर रखा गया है। ऐसे ये पार्टिकल क्या है? कॉमन जनरल पार्टिकल है नहीं, दोनों पर चार्ज है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। इस पर चार्ज मान लीजिए कि इक्वल चार्ज है तो q है, ठीक है। दोनों का मास m1, ये भी m है, ये भी m है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? m1 बराबर m2 बराबर कितना है? m बराबर कितना है? 5 ग्राम। अब ये ग्राम है, ग्राम किसमें? सीएस सिस्टम में है, और ये चार्ज आपको दिया हुआ है एसआई यूनिट में, इसलिए इसको भी एसआई यूनिट में बदलना होगा। इसलिए ये क्या करेंगे? इसको हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा 5/1000 kg, या इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ kg, ठीक है। ये निकल गया। उसके बाद दोनों के बीच की दूरी कितना है? ये दोनों के बीच की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है। ये r बराबर कितना है? ये 10 सेंटीमीटर है। तो ये r बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर भी सीरियस सिस्टम में है, इसको भी मीटर में बदलना होगा। तो ये हो जाएगा 10/100 मीटर, मीन्स हो जाएगा 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। अब लिखेगा कि आप कहिएगा घर्षण कहाँ क्या होगा? घर्षण इसलिए आएगा, ये दोनों लाइक चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। मतलब ये जो है इसको इधर रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा, तो ये फोर्स क्या लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसको इस पार्टिकल को तो इस फोर्स के डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है कि रेस्ट में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है जिस दिशा में, उसके अपोजिट उतना ही कोई न कोई फोर्स लग रहा है, उसके अपोजिट उतना ही कोई न कोई फोर्स लग रहा है। यहाँ पर कौन फोर्स लग रहा है कि टेबल के सतह और पार्टिकल के बीच के कांटेक्ट सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है, जो इसके गति का अपोज करता है। इस बल के द्वारा जो गति उत्पन्न होना चाहता है वह इसकी गति को रोक देता है। कौन? ये फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। दूसरा, अब और कौन फोर्सेस यहाँ पर लग रहा है? तो एक फोर्स लग रहा है कि वेट तो हमेशा नीचे को लगता है, वेट तो हमेशा हर पर लगता है। वेट का मतलब क्या हुआ? वेट का मतलब हुआ कि एक पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को, किसी बॉडी को अपने केंद्र की ओर जो खींचता है, उसी खिंचाव बल को हम वेट कहते हैं, तो वह बल है। अब बल बराबर क्या होता है? मात्रा गुणा त्वरण। तो त्वरण यहाँ पर क्या होगा कि पृथ्वी के खिंचाव बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है बॉडी में, उसी त्वरण को कहते हैं गुरुत्वजनित त्वरण। तो यहाँ पर इसका वेट किधर लगता है? हमेशा डाउनवर्ड ही लगता है।
वेट हमेशा डाउनवर्ड ही लगता है, नीचे की ओर ही लगता है। इसका वेट mg नीचे की ओर लगेगा। अब ये फोर्स जब नीचे को लगा, ये टेबल का सतह क्या करेगा, इस पार्टिकल पर एक रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस करेगा वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, उधर ऊपर की ओर एक रिएक्शन फोर्स उत्पन्न करेगा। नहीं तो इस पार्टिकल पर देखने में तो लगता था कि सिर्फ एक ही बल, हम यही समझ रहे थे कि सिर्फ इस पर एक ही बल लग रहा है, लेकिन गौर करने पर पता चल रहा है कि उस पर 4 फोर्स लग रहा है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स, जो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है और इक्वल है। तीसरा फोर्स हो गया पार्टिकल का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये टेबल सरफेस के द्वारा पार्टिकल पर प्रोड्यूस्ड रिएक्शन फोर्स वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, उधर ऊपर की ओर। इस 4 बल के प्रभाव में ये पार्टिकल अभी यहाँ पर क्या है, रेस्ट में है। तो रेस्ट पार्टिकल के संतुलन के लिए क्या कहेंगे, पार्टिकल के संतुलन के लिए, पार्टिकल के संतुलन के लिए क्या होना चाहिए, तो Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होना चाहिए वह फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या कि ये R बराबर होना चाहिए mg। वर्टिकल प्लेन में जो फोर्स लग रहा है, वर्टिकल प्लेन में एक ऊपर की ओर लग रहा है, एक नीचे की ओर लग रहा है, तो ये दोनों फोर्स भी क्या होना चाहिए, इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब यहां पर देखिए फर्स्ट से हम क्या देखते हैं, समीकरण फर्स्ट से हम क्या देखते हैं कि Fe बराबर है Fe बराबर है F, और F बराबर होता है क्या, ये F क्या फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स बराबर क्या होता है, म्यू इंटू आर, नहीं, और R बराबर क्या है, mg है, इसलिए इसको लिख सकते हैं Fe बराबर हो गया म्यू इंटू mg। ठीक है, तो यहां पर आ गया म्यू क्या है, तो म्यू ही आपको निकालना है, म्यू ही घर्षण गुणांक है, वही घर्षण गुणांक हमको निकालना है। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, Fe बटे mg, इसलिए म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू हो जाएगा Fe बटे mg। म्यू इक्वल टू हो जाएगा Fe बटे mg। Fe का मान क्या होगा, Fe का मान हम कूलम्ब लॉ से निकाल सकते हैं। कूलम्ब लॉ क्या होते हैं, तो 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू Q1 Q2 हो गया बटे R स्क्वायर अब पूरे बटे mg। ठीक है, तो ये Q का मान, ये इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q का मान कितना है 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर -7 और बटे R स्क्वायर का, R का मान है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर होल बटे mg। जरूरत यहाँ पे यहाँ पर आएगा mg, m का मान कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर -3, हाँ, I इंटू जी का मान हम रख देते हैं 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 9 तो है ही, इंटू ये 10 टू द पावर 9 है ही, ये क्या हो जाएगा
ये दोनों का पावर जुड़ जाएगा, चिन्ह भी समान है, और ये ऊपर से आएगा इसमें, अच्छा ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 14, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 टू द पावर प्लस 3, ठीक है। और बाय ये क्या हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.01 हो जाएगा, इंटू ये 10 है, ये 10 कर दिए, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 2 जीरो आएगा, तो 2 जीरो से इसका 1 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये क्या निकला और ये 5 छूट रहा है, इंटू ये 5 छूट रहा है, ठीक है। तब कितना होगा, तब कितना होगा, तो ये देखिए 9 और 3 12 हो जाएगा, 12 में से ये 14 घटेगा -2 बचेगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर -2 बटे ये क्या आएगा 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1.8 इंटू, आइए इसको नीचे लाएंगे बटे 100 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 आएगा तो क्या हो गया 18 बटे 1000, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, पॉइंट देंगे तो 1 जीरो, फिर 0 देंगे तो 1800 हो गया, एक वाले में भाग लगेगा नहीं, यही निकल गया इसका, कोई यही निकला म्यू का मान, तो म्यू बराबर निकल गया 0.018, इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, तो ये आपका निकला घर्षण गुणांक का मान, ठीक है। इसमें थोड़ा गड़बड़ी, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, इसमें कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, हाँ यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 10 टू दी पावर -7 -14 हुआ, ये पॉइंट हटाए तो यहाँ पर 100 हुआ, 100 से इसका 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब इस सब के 10 के पावर को हम ऐड करेंगे, क्या देखते हैं 9 और 3 ये 12 हो, और ये 12 अब ये यहाँ 13 हो गया, और 13 में 14 घट जाएगा तो बचेगा पावर -1, नहीं तो -1 यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हो जाएगा 9 बटे 5 का मतलब 1.8, इसको तरह से देखिए ये क्या आया कि ये आया 1.8, आइए 10 का पावर -1 लिख सकते हैं बाय 10, तो इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 0.18, ये आया आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हाँ 0.18, इसका कोई यूनिट नहीं होता है और ना कोई डायमेंशन होता है, ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा हम फिर से बतला रहे हैं क्योंकि पहले दिन बताए थे इस क्वेश्चन को, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमसे मिस हो गया था। क्या मिस हो गया था, हमारा क्वेश्चन था कि एक वर्ग के दो अपोजिट कॉर्नर पर
समान चार्ज क्यू एंड क्यू रखा गया है तथा अन्य दो अपोजिट कॉर्नर पर अन्य दो अपोजिट कॉर्नर पर समान चार्ज क्यू एंड क्यू रखा गया है। ठीक है, यदि क्यू पर नेट फोर्स 0 हो तो क्यू और क्यू में संबंध बतलावे। संबंध बतलावे। यही क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहां पर, ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर किसको कहते हैं? जिसकी चारों भुजा इक्वल हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसको स्क्वायर कहते हैं। मतलब स्क्वायर में क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका चारों साइड इक्वल और चारों एंगल 90 होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर क्यू चार्ज है, यहाँ पर क्यू चार्ज है, यहाँ पर क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, ऐसा। और ये मान लेते हैं कि ये साइड क्या है, ए है। ठीक है, और ये कह रहा है कि यहाँ पर नेट फोर्स, या हम किसी एक के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर कहता है नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स, तो सबसे पहले ये तो देखिए कि ये क्यू के द्वारा जो इस पर फोर्स लगेगा वह फोर्स तो इस दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन अर्थात ये विकर्ण के अराउंड लगेगा, विकर्ण के अराउंड लगेगा। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि ये क्या है, इसको मान लेते हैं कि ये F1 फोर्स है। ठीक है, और ये Q जो है मान लेते हैं कि इस पर मान लेते हैं क्या है कि ये F2 फोर्स लगाता है, और ये Q जो है इस पर F3 फोर्स लगाता है। हालांकि अभी डायरेक्शन स्पष्ट नहीं हो रहा है। डायरेक्शन को समझने के लिए यहाँ पर चूंकि नेट फोर्स क्या कहता है 0, ये फोर्स का डायरेक्शन तो फिक्स है, ये तो लगेगा ही इधर, लेकिन ये दोनों फोर्स इधर लग रहा है या इधर लग रहा है, इधर लग रहा है या इधर लग रहा है, ये कंसीडर करना होगा चार्ज के नेचर पर कि या तो ये चार्ज अगर पॉजिटिव है तो ये चार्ज अगर निगेटिव होगा तो ये फोर्स इधर लगेगा, ये चार्ज भी निगेटिव होगा तो ये चार्ज भी फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, तब ये फोर्स का डायरेक्शन नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि इस पर नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अकेला फोर्स F1 जो है और ये दोनों फोर्स जो है F2 और F3 ये दोनों मिलकर अकेले के बराबर हो जाएगा, अकेले के बराबर हो जाएगा और अपोजिट हो जाएगा। समझ रहे हो आपको कि ये जो फोर्स लगा रहा है, ये मान लीजिए F1 फोर्स लगा रहा है, तो ये दोनों चार्ज जो फोर्स ये अगर निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव चार्ज है, ये इसको इधर खींचेगा, ये भी इसको इधर खींचेगा। और दोनों का फोर्स भी इक्वल होगा क्योंकि चार्ज भी इक्वल है और डिस्टेंस भी इक्वल है। यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस इक्वल है।
और चार्ज भी इक्वल है, इसलिए फोर्स भी इक्वल होगा। तो F2 बराबर यहां पर क्या आ जाएगा कि Q एंड Q में Q द्वारा आरोपित Q पर आरोपित फोर्स प्लस Q द्वारा Q पर आरोपित फोर्स अब प्लस इस Q द्वारा इस Q पर आरोपित फोर्स Q द्वारा Q पर आरोपित फोर्स इक्वल टू क्या है 0। हमने कर लिया, प्रश्न कर रहा है कि इस Q पर यदि ये Q पर नेट फोर्स क्या है 0 है, इसलिए तीनों फोर्स का सम 0 है। ठीक है, तो यहां पर क्या कहेंगे कि F1 प्लस नहीं, ये क्या बोले Q द्वारा Q पर आरोपित फोर्स क्या F2 माने हैं या F3 माने हैं, तो क्या हो जाएगा F2 प्लस F3 प्लस F1 बराबर 0। यहां पर सब फोर्स है तो डायरेक्शन होगा। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या बताए F2 बराबर F3 है और दोनों के बीच का एंगल 90 है। ये इधर है यदि है और ये इधर है तो 90 है, या ये इधर यदि लग रहा होगा और ये इधर लग रहा तब भी ये 90 का एंगल है। ठीक है, इसका मतलब कि F2 और F3 इक्वल तो है लेकिन दोनों एक डायरेक्शन में एक लाइन में नहीं है, इसलिए F2 और F3 का पहले रिजल्टेंट निकालना होगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब यहां पर आते हैं, क्या बोले अभी हम F2 बराबर है F2 का मैग्नीट्यूड बराबर है F3 के मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, न्यूमेरिकल संख्या तो मान इक्वल है, डायरेक्शन इक्वल नहीं है, डायरेक्शन में समान नहीं है, इसलिए ये इसका मान कितना है, इसका मान तो कूलम्ब लॉ से जानेंगे, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे a स्क्वायर। चूंकि ये Q और ये Q के बीच का डिस्टेंस a है, ये Q और ये Q के बीच का डिस्टेंस a है, नहीं? ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ F2 मतलब F2 का परिमाण बराबर है F3 का परिमाण बराबर है इतना। ठीक है, ये समझ गए। लेकिन F2 और F3 के बीच का कोण कितना है, के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री है, क्योंकि स्क्वायर इधर से देखें या इधर से देखें दोनों कोण 90 है, इसलिए पहले हम इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं F2 और F3। इसलिए F2 और F3 का परिणामी बल मान लेते F है, F बराबर क्या हो जाएगा, ये खास निकालेंगे बल समानांतर चतुर्भुज के नियम से। इसके पहले भी डिस्कस किए थे हम कि यदि दो बल किसी कोण पर क्रियाशील हो, जैसे एक बल ये है एक बल ये है, ये दोनों बल किसी कोण पर है, इसका परिणामी बल कैसे निकालते हैं,
तो पहले इस बल समानांतर चतुर्भुज के नियम से निकालते हैं कि इसका परिणामी बल इसके विकर्ण के द्वारा निश्चित होगा। आर का फॉर्मूला पता ही थे, आर बराबर क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ ए और बी का, ए ये है, बी ये है और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, नहीं? इसलिए हम क्या कहेंगे, एफ बराबर हो जाएगा f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos 90 डिग्री प्लस f3 स्क्वायर और 2f2 f3, ठीक है? तो ये f बराबर निकल जाएगा, f बराबर निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए f2 और f3 बराबर है, इसलिए f2 की जगह पर f3 या f3 की जगह पर f2 रख सकते हैं। इसलिए जब रखेंगे तब ये क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा f2 स्क्वायर प्लस 2f2 इंटू f2 इंटू कॉस 90 डिग्री 0 होता है और प्लस f2 स्क्वायर, ठीक है? ये बीच वाला टर्म तो 0 हो गया, ये बीच वाला टर्म 0 हो गया। पता क्या, f2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, तो ये f बराबर हो गया ये f बराबर हो जाएगा रूट अंडर ये f2 f बराबर हो जाएगा f2 स्क्वायर 2f स्क्वायर 2f2 स्क्वायर 2f2 स्क्वायर हो गया, जो करो, ठीक है? तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा f2 इंटू √2, ठीक है? अब आते हैं समीकरण फर्स्ट में, लौटाते हैं, क्या कहेंगे? अतः समीकरण फर्स्ट से ही, अतः समीकरण फर्स्ट से ही अतः समीकरण फर्स्ट से क्या कहेंगे, फर्स्ट क्या है, f2 प्लस f3, ये दोनों मिलकर 1 हो गया, अब प्लस f1 बराबर 0, ठीक है? तो f2 और f3 मिलकर के कितना हो गया, √2 f2, ये हो गया √2 इंटू f2 बराबर हो जाएगा माइनस f1, ठीक है? अब इस f1 और f2 का मान लग रहा है, f1 और f2 क्या है, कोलंबियन फोर्स है, कोलंबियन फोर्स है, इसलिए कोलंबियन फोर्स का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही कभी कभी लोग कोलंबियन फोर्स भी बोल देते हैं, इसलिए भी बोलिए। तो ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू f2 का मान क्या देगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q बटे a स्क्वायर और बराबर f1 का मान क्या होगा, 1 माइनस यहाँ है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q और बाई नहीं, ये f1 ये है, तो f1 का मान कितना होगा, q इंटू q बटे ये डिस्टेंस, q इंटू q और बटे ये डिस्टेंस डायगोनल हो जाएगा, और डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, √2 इंटू साइन √2 इंटू a का स्क्वायर। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा,
तो ये क्या निकला, √2 इंटू क्यू बटे ए स्क्वायर इक्वल टू ये निकल गया क्यू माइनस क्यू इंटू क्यू बाय 2a स्क्वायर। ये a स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये q और ये q कैंसिल हो गया, ये 2 से इसको इंटू हो जाएगा है। तो q बराबर क्या निकल गया, q बराबर निकल गया 2√2 माइनस 2√2, q बराबर निकल गया माइनस 2√2 इंटू q। यही आपका रिलेशन आया q और q में। इसका मतलब क्या हुआ, एक चार्ज ये अगर पॉजिटिव है तो ये दोनों नेगेटिव होगा, या यही दोनों नेगेटिव है तो ये दोनों पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा कि q बराबर होगा q इस q का √2 टाइम्स होगा। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, हाँ तो अब फिर नेक्स्ट क्लास में हम फिर दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।